हेलो स्टूडेंट्स, हम अभी हमारे दूसरे पार्ट पर जाएंगे। हमने कहाँ तक पढ़ा था कि ब्रजकिशोर बाबू के कहने पर राम निहाल, मनोरमा और मोहन बाबू इन दोनों को मतलब उनके जो संबंधी है उनको बजरे पर बिठाकर वो घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं और वो मान मंदिर घाट पर उन्होंने बजरा वो पकड़ने वाले हैं। देखिए, पुरुष के मुंह की रेखाएं कुछ तन गई। अभी पुरुष और स्त्री यहाँ पे लिखा है क्योंकि अभी तक उन्होंने उनके नाम नहीं बताए हैं, तो यहाँ पे पुरुष मतलब बच्चों मोहन बाबू के मुंह की रेखाएं कुछ तन गई, मतलब वो थोड़े से इरिटेट हो गए क्योंकि वैसे भी ब्रजकिशोर को उनको संदेह था। स्त्री ने कहा, मतलब मनोरमा ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। हम लोग मान मंदिर पहुंचे, मतलब राम निहाल कह रहा है कि हम सब मान मंदिर पहुंचे। सब मतलब राम निहाल, मनोरमा और मोहन बाबू। बजरे पर चांदनी बिछी थी क्योंकि शाम का वक्त था ना बच्चों, तो बजरे पर चांदनी बिछी थी। पुरुष मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। पैड़ी लगी थी। पैड़ी मतलब बच्चों जो नाव पर चढ़ने के लिए, जमीन और नाव के पास जो चढ़ने के लिए पैड़ी लगती है, तो पैड़ी लगी थी। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। यह अंडरलाइन करो बच्चों, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। ऐसे अभी मनोरमा, जैसे मैंने कहा बच्चों की मनोरमा राम निहाल से जब पहली मुलाकात होती है तो राम निहाल वो एक दूरदर्शी स्त्री होने की वजह से राम निहाल के स्वभाव को समझ पाती है और वो राम निहाल की मदद लेने के बारे में मन ही मन सोच लेती है, ठीक है ना। और इसीलिए नाव में जाते ही वो कान में धीरे से वो क्या कहती है राम निहाल के कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं। सेंटेंस पर ध्यान दो बच्चों, और कुछ कुछ है भी, क्योंकि सच में वो मानसिक रूप से अशांत हो चुके थे। तनिक सावधान रहिएगा, नाव की बात है। अभी नाव की बात है, ऐसा वो क्यों कहती है बच्चों? क्योंकि मनोरमा अपने पति के मानसिक हालत से भली भांति परिचित थी, ठीक है ना। और नाव में जाते वक्त अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो ये सभी के लिए समस्या हो सकती थी और इसीलिए पहले ही वो राम निहाल से अपने पति के मानसिक सिचुएशन से वो परिचित करा रही है। मैंने कहा, मतलब राम निहाल ने कहा, कोई चिंता नहीं, किंतु ऊपर जाकर बैठ जाने पर भी मेरे कानों के समीप वो सुंदर मुख का सुरभित निश्वास अपनी अनुभूति दे रहा था। मतलब काफी देर तक राम निहाल उसकी वो मनोरमा के एक फ्रेग्रेंस जो है वो अनुभूति, मतलब वो अनुभव कर रहा था। मैंने अपने मन को शांत कर लिया। चांदनी निकल आई थी। घाट पर आकाशदीप जल रहे थे। शाम का वक्त था ना बच्चों, और गंगा की धारा में छोटे छोटे दीपक बहते हुए दिखाई देते थे क्योंकि शाम के वक्त गंगा की पूजा हेतु दीपदान किया जाता है बच्चों, मतलब दीपक पानी में छोड़े जाते हैं पूजा के लिए, तो वो दीपक बहते हुए दिखाई देते थे। और उस दीपकों को देखकर मोहन बाबू की बड़ी बड़ी गोल आंखें और भी फैल गई। उन्होंने कहा, मनोरमा देखो, इस दीपदान का क्या अर्थ है, तुम समझती हो? तो मनोरमा, जैसे मैंने कहा शुरुआत में बच्चों परिचय देते वक्त कि मोहन बाबू और मनोरमा के सोच में बहुत अंतर था। मोहन बाबू बहुत ही दार्शनिक रूप से सोचने वाले, मतलब बहुत गहराई से सोचने वाले व्यक्ति थे, तो मनोरमा उस गहराई से नहीं सोचते थे। तो मनोरमा ने सिंपल सा जवाब दे दिया बच्चों, गंगा की पूजा, और क्या, मनोरमा ने कहा। तो यहाँ पे मोहन बाबू को ये जवाब अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, यही तो मेरा और तुम्हारा मतभेद है। तो उसका जवाब वो क्या देते हैं, जीवन के लघु दीप को अनंत की धारा में बहा देने का यह संकेत है। मतलब उस चीज को वो बहुत ही गहराई से सोचते हैं कि हमारे जीवन का एक हमारा जीवन भी एक इस दीपक की भांति है, इस अनंत की धारा में बहा देने का वो संकेत है। और अपनी ही कल्पना पर, जैसे मैंने कहा बच्चों की वो मानसिक रूप से अशांत होने के कारण वो अपनी ही कल्पना पर बहुत खुश हो जाते हैं और खुद ही बोलने लगते हैं, देखो आहा कितनी सुंदर कल्पना है, कहकर मोहन बाबू जैसे उच्छ्वसित हो उठे, बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी शारीरिक चेतना मानसिक अनुभूति से मिलकर उत्तेजित हो जाती है। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चलता है कि अरे हाँ, वो कितने खुश हो गए।
मनोरमा ने मेरे कानों में धीरे से कहा। अभी मनोरमा जहां जहां अवसर मिलता है वो अपने पति के सिचुएशन से राम निहाल को परिचित करा रही है। उस वक्त भी मनोरमा ने धीरे से कानों में कहा, देखा ना आपने। मैं चकित हो रहा था। बजरा पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया। मतलब यहाँ पे दूसरे घाट का नाम लिखा गया है बच्चों, ध्यान दो कि पंचगंगा घाट के समीप पहुंच गया। तब हंसते हुए मनोरमा ने अपने पति से कहा, और ये बांसों में जो टंगे दीपक है उन्हें आप क्या कहेंगे? बांस के जो लकड़ी होती है ना बच्चों, उस पर दीपक टंगे हैं शाम के समय पर। तो उन दीपकों के और इशारा करके वो पूछती है कि फिर इनका मतलब क्या है? तो उसका जवाब क्या देते हैं मोहन बाबू, देखो। तुरंत ही मोहन बाबू ने कहा, आकाश भी असीम है। असीम मतलब आकाश की भी कोई सीमा नहीं है। जीवन दीप को उसी ओर ले जाने का यह भी संकेत है। मतलब हमारे जीवन दीप को आकाश की ओर, मतलब उसी ओर ले जाने का ये संकेत है। जैसे ये भी वो दार्शनिकता से, मतलब फिलोसॉफिकल, ये उनका आंसर है। फिर हाफते हुए उन्होंने कहना आरंभ किया। अभी लेकिन मनोरमा ने सवाल पूछने के पश्चात वो जवाब तो देते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा आ जाता है। गुस्से में वो क्या कहते हैं, देखो। तुम लोगों ने मुझे पागल समझ लिया है, मैं यह जानता हूँ। ओ, संसार की विश्वासघात के ठोकरों ने मेरे मेरे हृदय को विक्षिप्त बना दिया है। विक्षिप्त बना दिया है मतलब मैं हैरान हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि संसार ने हमेशा मुझे विश्वासघात ही दिया, मुझे उससे विमुख कर दिया है, मतलब संसार से मुझे दूर कर दिया है। किसी ने मेरे मानसिक विप्लव में, मानसिक विप्लव मतलब क्या मेरे बच्चों? मानसिक अशांति या मानसिक हलचल में मुझे सहायता नहीं दी। मैं ही सबके लिए मरा करूं, क्योंकि वास्तविकता में बच्चों वो सबके लिए कार्य करते थे, इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि मैं ही सबके लिए मरा करूं। अब मैं ये नहीं सह सकता। मुझे अकपट प्यार की आवश्यकता है, मतलब जिसमें कोई छल नहीं हो। प्योर लव की आवश्यकता है। जीवन में वह कभी नहीं मिला। तुमने भी मनोरमा, तुमने भी मुझे, मतलब वो अपने पत्नी को कहते हैं। अभी मनोरमा घबरा जाती है बच्चों, क्योंकि उनकी तबीयत खराब होते हुए वो देखती है ना, तो वो घबरा जाती है और उन्हें शांत करने का प्रयास करती है। वो क्या कहती है, देखो। मनोरमा घबरा उठी। उसने कहा, चुप रहिए, आपकी तबीयत बिगड़ रही है, शांत हो जाइए। लेकिन यहाँ पे वो शांत नहीं होते, वो देखिए और क्रोधित हो जाते हैं। क्यों शांत हो जाओ? राम निहाल को देखकर चुप रहो, वह जान जाए, इसमें मुझे कोई भय नहीं है। मतलब मोहन बाबू को कोई फिक्र नहीं है कि राम निहाल एक अपरिचित व्यक्ति है, वो जान जाए, उसे कोई मतलब नहीं है उस चीज से। तुम लोग छिपाकर सत्य को छलना क्यों बनाती हो? मतलब सत्य को क्यों छिपाया जा रहा है? ठीक है। मोहन बाबू के श्वासों की गति तीव्र हो गई। मतलब वो मानसिक रूप से अशांत होने के कारण बच्चे इतने क्रोधित हो गए कि उनके श्वासों की गति ज्यादा तीव्र होने लगी, फास्ट होने लगी। मनोरमा ने हताश भाव से मेरी ओर देखा, मतलब राम निहाल की ओर देखा। वह चांदनी रात में विशुद्ध प्रतिमा से निश्चेष्ट हो रही थी। बेचारी उस चांदनी रात में एकदम एक वो भी बेचारी स्टैचू की तरह खड़ी है और वो राम निहाल की ओर देख रही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार, क्योंकि उसको इतना बुरा लग रहा है कि राम निहाल एक अपरिचित व्यक्ति है, नाव चलाने वाला माझी बच्चों अपरिचित व्यक्ति है, और उनके समक्ष मोहन बाबू मनोरमा को ये सारी बातें कर रहे हैं। यहाँ वो शांत नहीं होते। देखो, मैंने सावधान होकर कहा, माझी अब घूम चलो। मतलब राम निहाल ने माझी को क्या कहा कि चलो, पंचगंगा घाट से उन्होंने नाव घुमा दी। कार्तिक की चांदनी से शीतल हो चली थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे। मतलब कुछ देर तो मोहन बाबू चुप रहे, लेकिन वापस वो कहने लगे। अभी यहाँ पे वो षड्यंत्र पता चलता है बच्चों। देखो, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा, उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। मतलब समझ में आया बच्चों कि मोहन बाबू को मनोरमा पर ही संदेह है कि मनोरमा ब्रज किशोर के साथ मिलकर उन्हें पागल बनाने का उपाय कर रही है। ठीक है। तो अब बच्चों मनोरमा को सहा नहीं जाता। बेचारी
दुखी हो जाती है। ओह! आप चुप न रहेंगे? मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए या मेरे लिए संखिया मंगा दीजिए, छुट्टी हो। मतलब वो कहती है कि एक बार मुझे ज़हर ही दे दीजिए, एक छुट्टी हो जाए, मतलब एक बार ही ये बात खत्म हो जाए। इस प्रकार वो बेचारी दुखी हो जाती है। लेकिन फिर मोहन बाबू अपना क्रोध शांत करते हैं, स्वस्थ होकर वो उन्हें अब एहसास होता है कि अरे मैंने क्या किया। तो क्या करते हैं देखो बच्चों, स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे यह बातें न कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच, और सचमुच बच्चों मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में थे, अर्थात वो मोहन बाबू पैर पकड़कर मनोरमा की क्षमा मांग रहे हैं। और वो बेचारी पत्नी है, थोड़ी अपने पति को बच्चों पैर को हाथ लगाने देती, पैर छुड़ाती हुई वो पीछे चली जाती है। देखो, वह पैर छुड़ाती हुई पीछे खिसकी और मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब चुप रमणी, रमणी मतलब एक युवती बच्चों, एक स्त्री जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना, मतलब शरीर से जब राम निहाल के शरीर से उसका स्पर्श हुआ बच्चों, तो उसको समझ में नहीं आया, मतलब आशा निराशा की बहुत ऐसी सिचुएशन में वो बेचारी फंसी हुई थी। एक तो राम निहाल से स्पर्श होने की वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती है, ऊपर से अपने पति की ये सिचुएशन देखकर मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। और फिर भी वो राम निहाल की तरफ देखकर कहती है, देखा ना आपने, और सचमुच में देख रहा था, गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था, नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो, मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं है। मतलब ये अभी राम निहाल खुद सोच रहा है बच्चों कि सचमुच वो क्या देख रहा था कि गंगा की घोर धारा पर बजरा चढ़ रहा था, सुंदर वातावरण था, मतलब नक्षत्र बिखरे हुए थे और एक सुंदर युवती बार बार अपने पति के इस हालत से परिचित कराते हुए मेरा आश्रय ढूंढ रही थी। अर्थात यहाँ पे पूरी तरह से राम निहाल को मनोरमा पर संदेह हो जाता है कि मनोरमा के मन में राम निहाल के प्रति कुछ विशेष भावनाएं उत्पन्न हुई है। ठीक है, मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा, फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि एक सुंदर स्त्री ने उसका हाथ पकड़कर उसके सहारे से वो नीचे उतरी थी। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे, मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। अभी भारी बोझ मतलब कि वो चलते हुए यही सोच रहा था कि ये सब क्या है, कि मनोरमा अपने पति के हालातों से मुझे परिचित करा रही है, पहली मुलाकात में उसने ये सारी बातें मुझे क्यों बताई, ये सारी चीजें उसके मन में उसके दिमाग में घर कर रही थी। उसने धीरे से, तब मनोरमा ने वापस बच्चों धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। और मैं अवाक था, मैं हैरान था, मतलब वो औरत, वो स्त्री क्या कर रही थी बच्चों, मुझसे संकट में, विपत्ति मतलब संकट में, समस्या में उसकी मदद मांग रही थी। तो ये सारी चीजें वो श्यामा को बता रहा है और श्यामा अब ये सारी चीजें सुनकर श्यामा अभी मन में समझ गई कि राम निहाल के मन में ये सारी चीजें, ये सारा संदेह उत्पन्न हुआ है। तो देखो, श्यामा ने गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा, वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, मतलब एक ऑर्डर देकर कहा, आगे और भी कुछ है या बस, मतलब वो आगे जानना चाहती थी कि भाई है आगे या कि तुम्हारे मन में और भी कुछ है बताने लायक। राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। तो श्यामा कहती है, वही कहो ना। कहता हूँ, अभी राम निहाल ब्रज किशोर वास्तविकता में वो षड्यंत्र कर रहा है या नहीं, ये वो जांच पड़ताल करता है। देखो,
कहता हूँ। मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत में पागल मान लिए जाए और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए, क्योंकि वे मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर ही चल रहा है। मोहन अपने संदेह में पूरा पागल बन गया है। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो ना, वह मनोरमा का है। मतलब इस पैराग्राफ में बच्चों समझ में आया कि राम निहाल ने ब्रजकिशोर के विरुद्ध सारी पूछताछ करने के बाद वास्तविकता उसे पता चली कि मोहन बाबू को जो संदेह है, यह मनोरमा को जो मोहन बाबू ब्रजकिशोर के षड्यंत्र के बारे में जो पता है वो सत्य है। ठीक है ना। और फिर वो श्यामा को चिट्ठियों का बंडल दिखाता है कि ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो ना, ये मनोरमा ने लिखा है। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। अभी मैं वापस एक बार बताना चाहती हूँ बच्चों, श्यामा उसको गहरी दृष्टि से, तीखी दृष्टि से क्यों देख रही है, क्योंकि श्यामा अभी पूरी तरह से समझ चुकी है कि राम निहाल के मन में मनोरमा के प्रति संदेह उत्पन्न हो चुका है। ठीक है ना। और इसीलिए उसको इस दृष्टि से देख रही है। राम निहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है ना। मतलब राम निहाल को अब क्या लगता है कि श्यामा को भी लगता है कि मनोरमा मुझसे प्रेम करने लगी है। ठीक है। तो इसीलिए इस दृष्टि से वो राम निहाल श्यामा को कहता है कि तुमको भी संदेह हो रहा है ना, सो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है। ठीक है ना। जबकि उसे पता है कि मनोरमा की मदद के लिए जाना है, लेकिन उसको बार बार वो मुझे क्यों बुला रही है, वो इसीलिए वो श्यामा को ये बातें बता रहा है। अब श्यामा उसके मन का संदेह दूर करती है बच्चों। देखो, अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्र है, मतलब वो एक कैरेक्टरलेस स्त्री है। छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो। देखो तो तुम्हारे हाथ में यह कौन सा चित्र है। ऐसे बोलते बोलते बच्चों श्यामा ने उसके हाथ का चित्र खींच लिया। क्या मनोरमा का ही है, क्योंकि उसको लगता है, श्यामा को लगता है कि ये भी मनोरमा से प्रेम करने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार की वो कहानी सुना रहा था कि मैं अपने मन में बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था, तो यहाँ श्यामा को संदेह होता है कि अरे ये भी तो मनोरमा से तो प्रेम करने नहीं लगा। और इसीलिए जब वो चित्र खींचती है और कहती है कि क्या मनोरमा का है, कहते कहते श्यामा ने राम निहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरा ही है। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो। देखो यहाँ पे वो गुस्सा नहीं होती है, वो एक बहुत मैच्योर्ड, मैंने कहा बच्चों कि वो बहुत परिपक्व नारी है, मैच्योर्ड है, तो इसलिए वो गुस्सा नहीं होती। वो सीधा कहती है कि अरे तुम मुझसे प्रेम करने का बचपना कर रहे हो, यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, मतलब अपने मन के मनोरंजन के लिए, अपने मन को एंटरटेन करने के लिए ये अच्छा साधन जुटाया है। तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। मतलब तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, इसीलिए सब बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकलने की फिराक में हो। राम निहाल हतबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, क्योंकि राम निहाल को समझ में नहीं आ रहा है बच्चों अभी कि मैं क्या बताऊं श्यामा को, क्या बोलूं, जैसे उसे किसी कहीं भागने की राह न हो। लेकिन श्यामा यहाँ पे बच्चों दृढ़ स्वर में, एकदम ऐसे गहरे या पक्के स्वर में कहने लगती है, निहाल बाबू प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। मतलब ये श्यामा की तरफ से राम निहाल को एक सलाह है बच्चों। ठीक है ना। फिर वो मनोरमा के बारे में कहती है कि हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ, तुम्हारा सामान यही रहेगा, तुमको अभी यही रहना होगा, समझे। अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। क्यों ऐसा समझती है, क्योंकि वो समझ गई कि राम निहाल स्वभाव से अच्छा है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। अगर वो अच्छा ना होता तो उसको वापस नहीं बुलाती बच्चों। वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मैच्योर नहीं है, काफी कुछ चीजें अभी उसे समझनी है, और इसीलिए वो ऐसा कहती है कि अभी तुम्हें मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले,
उसे पटना जाकर ब्रज किशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। और राम निहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। मतलब समझ में आया बच्चों? देखो, संदेह उत्पन्न होना, भ्रम उत्पन्न होना या ये कोई बड़ा पाप नहीं है, लेकिन उस संदेह को अपने मन में, अपने दिमाग में घर करने के लिए जगह देना, ये सारी चीजें बच्चों गलत है। क्योंकि ये सारी चीजें जब हो जाती है ना, तो हम मानसिक रूप से बहुत परेशान हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेस्ड होने लगते हैं। और इसीलिए व्यक्तियों में संवाद होना बहुत आवश्यक होता है। इससे रिश्तों में कड़वाहट कभी नहीं आती। अपने मन के भाव को स्पष्ट रूप से कहना सीखो। इससे क्या होगा बच्चों? क्या सामने वाले को हमारे मन की जो बातें हैं, हमारे मन में जो भी चीजें आती है किसी भी विषय को लेकर, वो बातें स्पष्ट रूप में सामने वाले को समझ में आती है। फिर सामने वाले को गुस्सा आए, कुछ भी आए, वो उसकी सोच, लेकिन स्पष्ट रूप से बोलना, कहना, ये बहुत आवश्यक होता है। आशा है आपको ये बातें समझ में आई होगी, लेसन समझ में आया होगा। इसके कैरेक्टर स्केच और उद्देश्य डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी बच्चों, पढ़ लीजिए। धन्यवाद।